नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 3 भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और समेकन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट में है हमारा परिचय। भारत में ब्रिटिश शक्ति विस्तार और समेकन का परिचय। तो साम्राज्यवाद ब्रिटेन के लिए एक विचारधारात्मक अभियान। विस्तार, पहला साम्राज्य जो कि अटलांटिक में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में फैला हुआ था, और दूसरा साम्राज्य जो कि 1783 के आसपास शुरू हुआ। पेरिस की शांति का वर्ष और पूरब या एशिया और अफ्रीका की ओर झुका। दो अवधियां हैं जो ब्रिटेन के इस शाही इतिहास को बनाती हैं। क्षेत्रीय विजय। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे ब्रिटेन देशभक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई, यह सीधे विदेशों में क्षेत्रीय विजय प्राप्त करने की भव्यता और वैभव से जुड़ गई। प्रबुद्धता युग का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में जिसे सुधार के युग के रूप में जाना जाता है, अंग्रेजों ने भी खुद को ज्ञानोदय के बाद के बौद्धिक संदर्भ में ओरिएंटल्स की तुलना में आधुनिक या सभ्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसने उनकी शाही दृष्टि को तर्कसंगत बनाया। दूसरे शब्दों में, घर पर इस तरह की बौद्धिक और राजनीतिक धाराओं ने भारत के लिए ब्रिटिश शाही विचारधारा को जन्म दिया। व्हाइट मैन का बोझ। तब अंग्रेज नए रोमन के रूप में दिखाई दिए, जिन्हें सभ्यता को सभी कथित रूप से हीन लोगों तक लाने का काम सौंपा गया था। समय और स्थान के साथ परिवर्तन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरित्र विभिन्न स्थानिक और स्थितिजन्य ताकतों के कारण पूरे समय बदल गया, लेकिन इसके मूल विचार स्थिर रहे। व्हाइट मैन का बोझ। अन्य संस्कृतियों के लोगों की तुलना में स्वयं की श्रेष्ठता के बारे में नस्लवादी विश्वास यूरोपीय लोगों में आम थे। यूरोपीय लोगों का मानना था कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में लोगों को पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता में सभ्य बनाना उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये लोग अलग अलग जीवन जीते थे। रुडयार्ड किपलिंग के 1899 के उपन्यास और कविता द व्हाइट मैन बर्डन जैसे लेख जो यूनाइटेड किंगडम में लिखे गए थे, ने इस विचार का समर्थन किया। श्वेत श्रेष्ठतावादी किपलिंग ने अपनी पुस्तक द व्हाइट मैन्स बर्डन में संयुक्त राज्य अमेरिका से बर्बर लोगों को सभ्य बनाने का बोझ उठाने के लिए अन्य यूरोपीय देशों में शामिल होने का आग्रह किया। विजय की प्रकृति पर विवाद। इस सवाल पर इतिहासकारों के अलग अलग मत है कि क्या भारत पर ब्रिटिश विजय आकस्मिक थी या जानबूझकर। जॉन सीले उस समूह का नेतृत्व करते हैं जहां उनका तर्क है कि भारत की ब्रिटिश विजय को गैर इरादतन, संयोगवश और अनुपस्थिति दिमाग की फिट माना था। प्राच्यविदों का दृष्टिकोण। सर विलियम जोन्स, उत्तर प्रबोधन बौद्धिक वातावरण। इसने उन्हें 19वीं शताब्दी में अपनी साम्राज्यवादी दृष्टि को न्यायोचित ठहराने में मदद की, जिसे सुधार की अवधि के रूप में जाना जाता है। भाषाई संबंध स्थापित करना। मूल सिद्धांत यह था कि ब्रिटिश सत्ता को स्वयं को एक भारतीय मुहावरे में वैध बनाना था। भाषाओं का इंडो यूरोपीय परिवार। यह संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच एक भाषाई संबंध का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें से सभी को उसके सदस्य के रूप में माना जाता था। न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति। इसे अपनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव ने स्वयं दोहरे शासन की एक प्रणाली का सुझाव दिया था, जो नागरिक अशांति को रोकने के लिए शुद्ध व्यवहारिकता से उत्पन्न हुई थी, लेकिन इस प्रशासन का सांगठनिक ढांचा और अधिक एंग्लोकृत होने लगा। आंगलवादी विचार। उत्पत्ति। यह अंग्रेजी घरेलू राजनीति के लिए जैकोबिनिज के खतरे का परिणाम था। पैतृक रवैया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद से किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए प्रशासन की शुरुआत या परिवर्तनों में पैतृकता में वृद्धि देखी गई। नतीजतन प्रशासन अधिक संगठित हो गया। दो पूरक विचार। भारत में शुरुआती ब्रिटिश साम्राज्य में समान और पितृत्ववाद थे। जैकोबिनिज। फ्रांसीसी क्रांति से पैदा हुए राजनीतिक आंदोलनों में से जैकोबिन सबसे चरम और क्रूर थे।
उपयोगितावाद और इंजिलवाद उत्पत्ति। भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए घर में मुक्त व्यापार लॉबी के दबाव से उभरे सुधार के लिए प्रेरित। इन दोनों विचारधाराओं ने दावा किया कि पॉप या अपराध ने भारत की विजय में एक भूमिका निभाई थी। हालांकि इस पॉपी या आपराधिक शासन के उन्मूलन का आह्वान करने की बजाय उन्होंने इसके सुधार पर जोर दिया ताकि भारतीय अपने युग के सर्वोत्तम विचारों के अनुरूप अच्छी सरकार के लाभों का आनंद ले सके। ईसाई धर्म संबंधी मिशन। इंजिलवाद ने भारतीय बर्बरता के खिलाफ अपना अधर्म युद्ध शुरू किया और हिंदुस्तान की प्रकृति को बदलने के मिशन के साथ ब्रिटिश शासन की निरंतरता का समर्थन किया। भारत में कलकत्ता के करीब श्रीरामपुर में स्थित मिशनरी इस विचार से प्रवक्ता थे। चार्ल्स गार्ट इसके प्रमुख प्रतिपादक थे। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसने चार्ल्स गार्ट के विचारों को औपचारिक रूप दिया और ईसाई मिशनरियों के लिए बिना किसी बाधा के भारत में प्रवेश करना संभव बना दिया। उपयोगितावाद ब्रिटिश उदारवाद से उत्पन्न। उदारवादियों से विचलन। उपयोगितावाद और उदारवादी कई मुद्दों पर काफ़ी भिन्न हो गए, विशेष रूप से अंग्रेजीकरण का मुद्दा। मिल के अनुसार कानून के शासन का विचार उन्नति के लिए एक आवश्यक शर्त थी और वह कानून परिवर्तन का एक कुशल एजेंट था। वह भारतीय रीति रिवाजों में विश्वास करते रहे। निष्कर्ष। उदारवादी आशावाद बनाम नस्लीय अहंकार। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नस्लीय अहंकार के साथ उदारवादी आशावाद भी था, जैसा कि लॉर्ड मैकाले की सुस्त भारतीयों को भूरे रंग के साहिब में बदलने की इच्छा से देखा गया था। 1857 के क्रूर झटके से यह आशा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। औपनिवेशिक प्रवचनों में भारतीय अधीनता की तुलना हमेशा बचपने और अपरिपक्वता से की जाती थी, जिसके लिए निर्देश और सुरक्षा की आवश्यकता थी। 1883 में एडवर्ड विल विवाद आया। इसने अंग्रेजों के सत्तावादी रुझानों और नस्लीय अहंकार की अंतिम जीत का समापन किया। उसके बाद से भारतीय राज्यों के प्रति समेकन की ब्रिटिश नीति। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो रणनीतियाँ। कंपनी ने शाही विस्तार की प्रक्रिया 1757 और 1857 के बीच ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना के लिए दो अलग अलग रणनीतियों का उपयोग किया। विजय या युद्ध के द्वारा विलय। राजनीति और प्रशासनिक साधनों के माध्यम से एनेक्सेशन। युद्ध और छल। बंगाल, मैसूर, मराठों और सिखों जैसी प्रमुख भारतीय शक्तियों को मुख्य रूप से युद्ध और बड़े पैमाने पर धोखे के माध्यम से कंपनी के द्वारा एक समय में नष्ट और नियंत्रित किया गया था। हालांकि अंग्रेजों ने कई अन्य शक्तियों के मामले में राजनयिक और प्रशासनिक रणनीतियों को नियोजित किया। सापेक्ष अलगाव की नीति। 1740 से पहले उद्यमी दृष्टिकोण। ब्रिटिश कंपनियां अधिक उद्यमी और साहसी थी, इसलिए चूंकि उनकी स्थिति अभी तक स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पहले अपने अलगाववादी दृष्टिकोण को जारी रखना पड़ा। वाणिज्यिक हित। ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों ने उन्हें अक्सर स्थानीय शासकों पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया। बल प्रयोग से बचना। ब्रिटिश भी सावधान थे क्योंकि कोई भी बलपूर्वक रवैया उन्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वे भारतीय क्षेत्र में विदेशी थे। अधीनता की स्थिति से भारतीय राज्यों के साथ समानता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष, जो कि 1740 से 1765 था। डुप्ले के बाद 1791 में डुप्ले के आगमन के बाद, जिससे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को जन्म दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्काट 1751 के अधिग्रहण के साथ अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की। राजनीतिक प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी संघर्ष के बाद राजनीतिक प्रभाव प्राप्त किया, जो बंगाल नवाबों के बाद दूसरे स्थान पर था। दीवानी अनुदान। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी विशेष अधिकारों के अनुदान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रमुखता से उभरी। रिंग फेंस घेरे की नीति। 1765 से 1813 मराठा और हैदर अली का मुकाबला। मराठों ने उत्तर में लगातार खतरा पैदा करना जारी रखा।
और हैदर अली दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक अभिशाप में बदल गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता ने रिंग फेंस नीति की शुरुआत की। वारेन हेस्टिंग्स अभियान, यह सिद्धांत जो मराठों और मैसूरों के खिलाफ वारेन हेस्टिंग्स के अभियानों में स्पष्ट था, कंपनी की सीमाओं को विरोधियों के पहले व्यक्ति के हमले और दूसरे व्यक्ति के हमले से बचाने के लिए बफर जोन या राज्यों को स्थापित करने की मांग करता था। ये राज्य ब्रिटिश दुश्मन से लड़ेंगे। जब एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदराबाद ने बफर स्टेट के रूप में कार्य किया तो इसे व्यवहार में लाया गया। इसके अलावा अवध और रुहेलखंड के बफर राज्यों को मराठों से लड़ने के लिए नियोजित किया गया था। नीति का विस्तार, वेलेजली की सहायक संधि नीति रिंग फेंस नीति का विस्तार थी। बफर स्टेट्स और रिंग फेंसिंग प्रांत अब समान नहीं होंगे, बल्कि उन्हें शुरू में ब्रिटिश शासन के अधीन रखा जाएगा, जहां से विस्तारवादी एजेंडा सफलतापूर्वक चलाया जाएगा। अधीनस्थ अलगाव की नीति, जो 1813 से 57 थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने रियासत राष्ट्रों और अंग्रेजों के बीच पारस्परिकता और सद्भावना की पिछली नीति के स्थान पर अधीनस्थ अलगाव की रणनीति स्थापित की। दबाव की नीति, इस नीति ने कंपनी को मध्य भारत में 145 देशी राज्यों, राजपूताना में 20 और काठियावाड़ क्षेत्र में अन्य 145 को समर्पण करने के लिए मजबूर किया, ताकि वह अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए भूमि, कृषि उत्पादों या किसी अन्य प्रकार के राजस्व के संदर्भ में वांछित किसी भी लाभ को प्राप्त कर सके। इस संकीर्ण हित के अधीन देशी संप्रभु को अन्य किसी वजह से हस्तक्षेप नहीं किया जाए। प्रचलित व्यापकता का सिद्धांत, जिसके अनुसार कंपनी एक मूल राज्य पर पूर्ण अधिकार और कब्जे को जब्त कर सकती है यदि शासक के निधन या गंभीर स्थिति के बाद उत्तराधिकार के साथ कोई समस्या थी। चूंकि अंग्रेजों ने कभी भी भारत में रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में नहीं देखा, इसलिए विजय और विलय के बाद भी अलगाव जारी रहा। इसके बजाय उन्होंने सरकार के हर महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और राजकुमारों को केवल नियमित मामलों के लिए छोड़ दिया। सहायक संधि की नीति, नेपोलियन विजय का जवाब। नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और लाल सागर के पार भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। जब लॉर्ड वेलेजली 1898 से 1905 को खतरे को बेअसर करने के लिए भारत भेजा गया था। सहायक संधि, वेलेजली ने तर्क दिया कि नेपोलियन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी भारतीय सरदार उसकी मदद न करे। इसके लिए राजनीति में प्रभाव की जरूरत थी। भारत में राज्यों को गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी किया गया था, अन्यथा बल के द्वारा हड़प लिया गया था। नीति का विकास, डुप्ले संभवतः वह व्यक्ति था जिसने शुरू में भारतीय राजाओं को अपने संघर्षों में लड़ने के लिए किराए पर यूरोपीय सैनिक प्रदान किए थे। क्लाइव के बाद से लगभग हर गवर्नर जनरल ने विभिन्न भारतीय राज्यों को प्रशासित करने के लिए प्रणाली का उपयोग किया है और इसे लगभग निर्दोष राज्य में सुधारा गया। अवध इस सुरक्षा जाल, जो कि सहायक संधि की नीति का पूर्वाभास था, का शिकार होने वाला पहला भारतीय राज्य था। 1765 में हस्ताक्षरित एक संधि में कंपनी ने अवध की सीमाओं को सुरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की, बदले में नवाब उसका खर्च उठाएगा। 1787 में कंपनी ने पहली बार सहमति व्यक्त की कि सहायक राज्य को अन्य देशों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। यह फरवरी 1787 में कर्नाटक के नवाब के साथ कर्नवालिस के द्वारा किए गए समझौते का एक हिस्सा था। सहायक संधि के रखरखाव के बदले भूमि के आत्मसमर्पण के लिए सौदेबाजी करने के लिए मानक अभ्यास बनाने के लिए वेलेजली का उत्कृष्ट विचार क्रांतिकारी था। सहायक संधि के आवेदन के चरण, सहायक गठबंधन 4 चरणों के माध्यमों से विकसित किया गया था। प्रारंभिक चरण में कंपनी ने एक मित्र भारतीय राज्य का समर्थन करने के लिए सैनिकों को भेजने की पेशकश की जिन भी युद्धों में वो शामिल हो। दूसरा चरण था, इसमें अब मित्र भारतीय राज्य के साथ एक समान कारण खोजना और अपने सैनिकों और राज्य दोनों के साथ युद्ध में प्रवेश करना शामिल था। तीसरा चरण में भारतीय सहयोगी ने पुरुषों के बजाय पैसे का अनुरोध किया। बदले में कंपनी ब्रिटिश कमांड के तहत सैनिकों की एक निर्धारित संख्या को किराए पर लेने, शिक्षित करने और बनाए रखने के लिए सहमत हुई।
जिन्हें कि व्यक्तिगत रक्षा और घुसपैठियों के निरोध दोनों के लिए राजा को उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा या अंतिम चरण था जिसमें कि संरक्षण मूल्य या राशि निर्धारित की गई थी, आमतौर पर उच्च स्तर पर, और यदि राज्य ने इसे समय पर भुगतान नहीं किया तो उसे भुगतान के बजाय कंपनी को अपने कुछ क्षेत्र देने के लिए कहा गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो मैसूर जो कि 1799 में, और तंजौर 1799, अवध के नवाब नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार के भोंसले राजा दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1803, जोधपुर, रायपुर, मचेरी और बूंदी के राजपूत राज और भरतपुर के शासक उन भारतीय राजाओं में से थे जो सहायक प्रणाली 1818 के लिए सहमत हुए थे। 1818 में सहायक संधि को अपनाने वाला अंतिम मराठा महासंघ होलकर था। सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं थी कि कंपनी ने बाहरी संबंधों का नियंत्रण प्राप्त किया था कि किसी भी राज्य को कंपनी की मंजूरी के बिना युद्ध की घोषणा करने की अनुमति नहीं थी। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के साथ बातचीत के लिए कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। कंपनी कर्मियों के लिए राज्य की धरती पर तैनात होना आवश्यक था। बड़े राज्यों ने इन सैनिकों के रखरखाव के बदले में कंपनी को अपने क्षेत्र के एक हिस्से पर संप्रभु अधिकार दिए, जबकि छोटे राज्यों को मौद्रिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। एक ब्रिटिश निवासी, उसे राज्य में जगह देने की आवश्यकता थी। गैर हस्तक्षेप, कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। सहमति खंड, यूरोपीय लोगों को नियोजित करने से पहले राज्यों को कंपनी की सहमति प्राप्त करनी थी। विद्वानों के दृष्टिकोण से वेलेज़ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में बदल दिया। भारत में राजनीतिक शक्तियों में से एक से कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और पूरे देश को अपने एकमात्र संरक्षक के रूप में दावा किया। वेलेज़ली के समय में भारत की रक्षा कंपनी की जिम्मेदारी थी। सिडनी जो ओवेन प्लासी के बाद के 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 2,60,000 पुरुषों की सेना और ब्रिटिश सरकार और संसद के समर्थन के साथ, जिनमें से कई सदस्य उद्यम में श्रेय धारक थे, अधिकांश ने भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। कंपनी ने कई स्वतंत्र या स्वायत्त राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अवशोषित किया। लंदन से नियुक्त गवर्नर जनरल की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्यकारी अधिकार लगाए और देश के व्यापार को विनियमित किया, करों को एकत्र किया और भारतीय जीवन के सभी पहलुओं पर अपनी फिएट लगाई। इसकी किसने कहा है? शशि थरूर ने। व्यपगत का सिद्धांत क्या था? तो दत्तक उत्तराधिकारियों को मना करना। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार ब्रिटिश सरकार के पास उन राज्यों के शासकों को दत्तक ग्रहण करने से इनकार करने की शक्ति है जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए सहायक है और अधीनता के पात्र है। ब्रिटिश विशेषाधिकार, यह सर्वोपरि शक्ति पर निर्भर करता था, यानी अंग्रेजों पर। वह यह निर्धारित करे कि राज्य को दत्तक पुत्र को देना है या इसे हड़पना है। सरल शब्दों में सिद्धांत में कहा गया है कि गोद लिया गया बेटा अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राज्य का नहीं। एक पुरानी नीति का विस्तार, चूक का सिद्धांत एक नया उपकरण नहीं था। निदेशकों की अदालत ने 1834 में स्थापित किया कि वंशगत अधिकारियों की अनुपस्थिति में गोद लेने की अनुमति एक भोग थी जो अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं, और इसे नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन पक्ष और अनुमोदन के विशेष प्रदर्शन के रूप में। व्यक्तिगत राज्यों को जोड़ा। तथ्य यह है कि 7 राष्ट्रों को लैप्स के सिद्धांत के तहत कब्जा कर लिया गया था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान कई राजनेताओं का निधन पुरुष संतान के बिना हुआ था। यह भाग्य का विषय था कि ये तीन शहर सतारा, झांसी और नागपुर सबसे महत्वपूर्ण थे। संबलपुर उड़ीसा, बघात और जैतपुर बुंदेलखंड
अन्य छोटे राज्य मध्य प्रदेश थे। 1856 में खराब नेतृत्व के लिए नवाब वाजिद अली शाह को हटाने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप में 8 साल 1848 से 56 तक के अपने कार्यकाल के दौरान 8 राज्यों पर कब्जा कर लिया। बंगाल की विजय। परिचय। ब्रिटिश साम्राज्यवादी उद्देश्य बंगाल में शुरू हुआ, जिसने 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक पश्चिमी तट, विशेष रूप से बॉम्बे, सूरत और मालाबार को पीछे छोड़ दिया था। कंपनी की वाणिज्यिक संरचना में बंगाल का महत्व इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बंगाल की वस्तुएं एशिया से लगभग 60% अंग्रेजी आयात के लिए जिम्मेदार थी। मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत बंगाल ने आधुनिक बांग्लादेश को कवर करता था और इसके नवाब ने उस क्षेत्र पर शासन किया जो अब बिहार और उड़ीसा राज्य है। बंगाल से सल्ट पेट्रे, चावल, इंडिगो, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य कच्चे माल बंगाल से यूरोप भेजे जाते थे। अंग्रेजों ने बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में कारखानों की स्थापना करके 1630 के दशक के दौरान बंगाल के साथ निरंतर संचार बनाए रखा। बंगाल में अंग्रेजी वाणिज्यिक बसाव की प्रगति 1690 के दशक में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा कलकत्ता की स्थापना से पूरी हुई। विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न। 2021 का प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित थे? तो ऑप्शन है ब्रोंच, चिकागोल, ट्राइकिनोपोली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ब्रोंच। 18वीं शताब्दी। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या क्या थी? तो आंसर है हमारा कपास, रेशम, नमक और अफीम। औरंगजेब का फरमान 1767 ईस्वी। शुल्क मुक्त व्यापार 3000 वर्ष के वार्षिक भुगतान के बदले औरंगजेब के फरमान ने उन्हें 1690 में बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का विशेष अधिकार दिया था। 1690 में कलकत्ता की स्थापना और 1696 में इसकी किलेबंदी के बाद 3 गांवों कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर में जमींदारी शक्तियां प्रदान की गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थिति एक बार फिर अस्थिर हो गई, लेकिन 1717 में सम्राट फर्रुखसियर के एक फरमान ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार में संलग्न होने, आसपास के 38 गांवों को किराए पर लेने और शाही टकसाल का उपयोग करने का अधिकार देकर इसे एक बार फिर औपचारिक रूप दिया। संघर्ष के स्रोत के रूप में फर्रुखसियर फरमान। बंगाल के नए स्वायत्त शासक मुर्शिद कुली खान ने दस्तक के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के कारण कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार को कवर करने के लिए कंपनी के शुल्क मुक्त प्रावधान का विस्तार करने से इनकार कर दिया और नवाब ने राजस्व के नुकसान पर नाराजगी जताई, जिससे दोनों पक्षों के बीच घर्षण का एक नया कारण पैदा हुआ। इस प्रकार बंगाल नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच संघर्ष इस प्रकार 1717 से ही विकसित होना शुरू हो गया था। उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रियाई युद्ध, अंग्रेजी और फ्रेंच 1740 से 1748। भारत पर प्रभाव। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध छिड़ने के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में लड़ाई में लगी हुई थी। अलीवर्दी खान की भूमिका। दोनों को बंगाल में नए नवाब अलीवर्दी खान के द्वारा जांच में रखा गया था, जिन्होंने उन्हें किसी भी खुली शत्रुता में भाग लेने से भी रोका था। दक्षिण भारत में फ्रेंच। हालांकि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी जीत ने बंगाल में अंग्रेजों को असहज कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी भी फ्रांसीसी आक्रमण से उनकी रक्षा करने के लिए नवाब की क्षमता में बहुत कम विश्वास था। इस प्रकार नवाब की सहमति के बिना अंग्रेजों ने 1755 में कलकत्ता की किलेबंदी का उन्नयन शुरू किया और उनके अधिकार का घोर उल्लंघन करते हुए उनके दरबार से भागने वालों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। दस्तक की दुरुपयोग का खतरा। संघर्ष ने महत्वपूर्ण आयाम ग्रहण किए जब सिराज उद दौला 1756 में नवाब बन गया
और दस्तक के सभी दुरुपयोग को रोककर आकर्षक अंग्रेजी निजी व्यापार को धमकी दी। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, पृष्ठभूमि कंपनी के अधिकारियों ने अक्सर अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त को नुकसान पहुंचा। कंपनी को संदेह था कि सिराज फ्रांसीसी के साथ काम करने के लिए बंगाल में उसके व्यापार विशेषाधिकारों को काफ़ी कम कर देगा। इस प्रकार उनकी दुश्मनी तब सामने आई जब सिराज ने कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। ब्लैक होल त्रासदी 1756। यह बताया गया है कि सिराज उद दौला ने 146 अंग्रेजी लोगों को कैद कर लिया था, जिन्हें एक बहुत छोटे से कक्ष में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से 123 की दम घुटने से मृत्यु हो गई। लड़ाई प्लासी की लड़ाई में क्लाइव ने अंततः प्लासी की लड़ाई जून 1757 में सिराज पर विजय प्राप्त की। यह देखते हुए कि मीर जाफर नवाब सेना की सबसे मजबूत टुकड़ी के प्रभारी थे, लड़ाई शायद ही एक झड़प से अधिक थी। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव था, क्योंकि अंग्रेजों ने नए नवाब मीर जाफर को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया था, जबकि भगौड़े सिराज को जल्दी से पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी प्रभुत्व का युग प्लासी की लड़ाई 1757 के साथ शुरू हुआ। प्लासी की लूट। इसके अलावा 1757 और 1760 के बीच कंपनी ने मीर जाफर से 22.5 मिलियन रुपए कमाए। क्लाइव ने खुद 1759 में $34,567 के लिए एक व्यक्तिगत जागीर प्राप्त की। संघर्ष के तुरंत बाद अंग्रेजी सेना और नौसेना में से प्रत्येक को अपने सदस्यों के बीच वितरण के लिए 2,75,000 की बड़ी रकम मिली। जहां तक कंपनी का संबंध था, इसने अपने व्यवसाय को संरक्षित करने के तरीकों को काफ़ी बदल दिया। 1757 से पहले बंगाल में अंग्रेजी व्यापार के लिए वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी बुलियन के आयात से आया था। हालांकि उस वर्ष के बाद न केवल बुलियन आयात बंद हो गया, बल्कि बंगाल से चीन और भारत के अन्य क्षेत्रों में बुलियन का निर्यात भी किया गया, जिससे अंग्रेजी कंपनी को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिया। प्लासी की लड़ाई का महत्व। इस जीत के साथ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसने 24 परगना की जमींदारी के अलावा अंग्रेजों को महत्वपूर्ण राशि प्रदान की। राजनीतिक रूप से प्लासी की लड़ाई महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला के रूप में कार्य करती थी। इसे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत के रूप में मान्यता दी गई है। संघर्ष ने बंगाल में अंग्रेजों के सैन्य प्रभुत्व को मजबूत किया। फ्रांसीसी उनके प्राथमिक विरोधी को निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें एक अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य बल बनाए रखने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। यद्यपि क्लाइव के पास अब सभी मामलों पर अंतिम अधिकार था। शासन की संरचना में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था और मीर जाफर एक नए नवाब अपने नए प्राप्त पद को बनाए रखने के लिए क्लाइव की सहायता पर निर्भर थे। लड़ाई ने कलकत्ता पर अंग्रेजों की प्रभुता को मान्यता दी और अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को तैनात कर दिया। मीर कासिम और 1760 की संधि। क्लाइव के अतिक्रमण ने मीर जाफर को अधिक परेशान किया। चिनसुरा में वह डच के साथ एक साजिश में शामिल हो गया, लेकिन नवंबर 1759 में बेदेरा में अंग्रेजी सेना ने डचों को रोका और अपमानित किया। अंग्रेज मीर जाफर के विश्वासघात और कंपनी को बकाया भुगतान को पूरा नहीं करने से चिढ़ गए थे। जफर के बेटे मीरान का अंतरिम रूप से निधन हो गया और मीर कासिम मीर जाफर के दामाद और मीरन के बेटे के बीच बंगाल के नवाबवत पर संघर्ष होने लगा। 1760 में मीर कासिम और कंपनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कलकत्ता के नए गवर्नर वेंसीटॉट ने मीर कासिम के दावों का समर्थन करने का वचन दिया। मीर कासिम के द्वारा उठाए गए कदम उनके महत्वपूर्ण कदम नौकरशाही को
अपनी पसंद के पुरुषों के साथ पुनर्गठित करना और सेना को अपने कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार करना था। बक्सर की लड़ाई 1764। पृष्ठभूमि। मीर कासिम को कंपनी के द्वारा उनके लिए एक कदम सही कठपुतली के रूप में कल्पना की गई थी। हालांकि मीर कासिम ने कंपनी की उम्मीदों को खारिज कर दिया। अपने अधिकार की यह निर्लज अस्वीकृति कुछ ऐसा था जिसे मीर कासिम बर्दाश्त नहीं कर सका। नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव कंपनी के अधिकारियों के द्वारा दस्तक या व्यापार परमिट का दुरुपयोग करके भी लाया गया था, जिससे उल्लिखित वस्तुओं को सीमा शुल्क का भुगतान करने से मुक्त कर दिया था। दस्तक के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप नवाब को कर का पैसा खोना पड़ा। इसके अतिरिक्त इसने अस्थायी खुदरा विक्रेता को कंपनी के खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया। कंपनी के नौकरों ने कुछ कमीशन के लिए भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेच दी। इसके अलावा वे सस्ती दरों पर सामान प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती के तरीकों का भी सहारा लेते हैं, जो शुल्क मुक्त व्यापार की भावना के खिलाफ था। लड़ाई। मीर कासिम ने हिंदी दिसंबर 1763 में बंगाल से भागने के बाद मुगल साम्राज्य के शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी की एक भारतीय सेना अपने खंडीय सामाजिक संगठन के साथ, एकात्मक कमान के साथ तकनीक रूप से कुशल अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक बड़े नुकसान में थी और उनकी एकजुट सेना को बक्सर की लड़ाई 1764 में हरा दिया गया। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, बंगाल 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपन्न क्षेत्रों के दीवानी यानी कि कर संग्रह अधिकार को कंपनी को दे दिया। कंपनी के शाही शासन की रणनीति के रूप में अप्रत्यक्ष शासन की प्रणाली पहली बार बंगाल में पेश की गई थी, जहां मुर्शिदाबाद के दरबार में रखा गया। ब्रिटिश रेजिडेंट 1772 तक उत्तरोत्तर विकसित होकर के प्रांत में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हो गया। अवध, जो कि नवाब और कंपनी आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की भूमि की रक्षा करने के लिए सहमत हुए और शुजा-उद-दौला को अनुबंध की शर्तों के अनुसार 5 मिलियन रुपए का भुगतान करना पड़ा। एक ब्रिटिश निवासी को उसकी अदालत में तैनात किया गया और कंपनी अवध में शुल्क मुक्त व्यापार अधिकारों का आनंद लेने लगी। लड़ाई का महत्व। इस युद्ध का महत्व भारत के मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब दोनों पर अंग्रेजों की जीत में निहित था। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में प्रमुखता की स्थिति में पहुंचा दिया और उन्हें पूरे देश पर आधिपत्य के लिए उम्मीदवार बना दिया। लड़ाई के बाद मीर जाफर, जिन्हें मीर कासिम और कंपनी के बीच बिगड़ते संबंधों के परिणामस्वरूप 1763 में नवाब के पद पर पदोन्नत किया गया था, ने अपनी सेना का समर्थन करने के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों पर अंग्रेजी नियंत्रण प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की। 2% नमक के शुल्क के अलावा अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। बंगाल में दोहरी सरकार 1765 से 72। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद सच्चे शासकों के रूप में बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में प्रशासन की दोहरी दैध शासन प्रणाली, कंपनी और नवाब का शासन स्थापित किया। इस प्रणाली के तहत कंपनी निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्यों और दीवानी या करों के संग्रह दोनों के प्रभारी थे। कंपनी ने उप सूबेदार को नामित करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान और निजामत अधिकारों के रूप में दीवानी अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने बंगाल के सूबेदार से निजामत कर्तव्यों और सम्राट से दीवानी कर्तव्यों को प्राप्त किया। एंग्लो मैसूर संघर्ष। पृष्ठभूमि। तालीकोटा की लड़ाई 1565 के बाद विजयनगर विशाल राज्य के खंडहरों से कई छोटे राज्य उत्पन्न हुए, जिससे इसे एक घातक झटका लगा। मैसूर क्षेत्र में वाडेयार ने 1612 में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासकों के रूप में कार्य किया और जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक मजबूत बल बन गया।
मैसूर के फ्रांसीसी और हैदर अली से निकटता और मालाबार तट के आकर्षक व्यापार पर टीपू के प्रभुत्व ने अंग्रेजों को ऐसा महसूस कराया जैसे दक्षिण भारत में उनके राजनीतिक और वाणिज्यिक हित खतरे में हैं। मद्रास पर अंग्रेजों की पकड़ और मैसूर की ताकत से खतरे के रूप में भी माना जाता था। हैदर अली, जो 1761 से 1782 हुआ, दो भाइयों नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवाई ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चिक्का कृष्णराज वोडेयार को एक साधारण कठपुतली का दर्जा दिया था। हैदर अली, जो जन्म 1721 में पालन पोषण अभाव में हुआ था, ने मंत्रियों नंजराज और देवराज की कमान के तहत मैसूर सेना में एक घुड़सवार के रूप में अपना सैन्य जीवन शुरू किया। मराठाओं और निजाम की सेनाओं की मैसूर क्षेत्र में लगातार घुसपैठ के परिणाम स्वरूप मैसूर के हमलावरों ने महत्वपूर्ण भुगतान मांगे की। मैसूर ने अपनी राजनीतिक और वित्तीय शक्ति खो दी। कूटनीतिक क्षमता के साथ एक मजबूत सैन्य नेता को स्थिति की आवश्यकता थी। उस तड़प को संतुष्ट करने और सिंहासन को हड़प कर हैदर अली 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। उन्होंने डिंडीगुल में एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी सहायता का इस्तेमाल किया। हैदर अली ने अपनी सेना के लिए पश्चिमी प्रशिक्षण तकनीकों को भी अपनाया। उन्होंने अपनी उल्लेखनीय कूटनीतिक प्रतिभा से अपने विरोधियों को भी पछाड़ना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769। पृष्ठभूमि: अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम ने 1766 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए उन्हें उत्तरी सरकार देने के लिए राजी किया, जिसके बदले में उन्होंने हैदर अली से निजाम की रक्षा करने का वादा किया। मराठों और अरकाट के नवाब का पहले हैदर के साथ क्षेत्रीय संघर्ष था। युद्ध का पाठ्यक्रम: हैदर का राजनयिक कौशल। हैदर अली के खिलाफ गठबंधन में निजाम, मराठों और अंग्रेजों ने भाग लिया। उन्होंने मराठों की तटस्थता को खरीदा और अपने द्वारा कब्जा की गई भूमि को विभाजित करने की पेशकश करके निजाम का समर्थन जीता। निजाम ने तब उनकी मदद से अरकाट के नवाब पर हमला किया। युद्ध का समापन: 4 अप्रैल 1769 को मद्रास में पूर्ण अव्यवस्था और भव्य के कारण अंग्रेजों को हैदर के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मद्रास की संधि समझौते ने कैदियों के आदान प्रदान और विजित भूमि की पारस्परिक वापसी का आह्वान किया। यदि हैदर अली पर किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा हमला किया गया था तो अंग्रेजों को उनका समर्थन करने की गारंटी दी गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। पृष्ठभूमि: मद्रास की संधि का पालन न करना। 1771 में मराठों के द्वारा उन पर हमला किया गया था और अंग्रेजों ने उनका बचाव नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाया कि तोपों, सोरा और नेतृत्व की आवश्यकता के साथ अपने बल को प्रदान करने में फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में कहीं अधिक सहायक थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम: इस बीच अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया था और फ्रांसीसी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए थे। स्थिति को देखते हुए अंग्रेज हैदर अली के फ्रांसीसी के साथ गठबंधन से और भी चिंतित थे। माहे पर कब्जा: उन्होंने माहे को जब्त करने का प्रयास किया, जिसे हैदर के संरक्षण में माना जाता था। हैदर ने माहे को जब्त करने के अंग्रेजी प्रयास को अपने अधिकार पर सीधे हमले के रूप में देखा। युद्ध की कार्यप्रणाली: मराठों और निजाम के साथ हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। फिर उन्होंने कर्नाटक में एक आक्रमण शुरू किया, अरकाट पर कब्जा कर लिया और 1781 में कर्नल बेली के अंग्रेजी सैनिकों को भगाया। मराठों और निजामों को अंग्रेजों सर आयरकूट के द्वारा हैदर की तरफ से अलग कर दिया गया था, लेकिन अप्रभावित हैदर ने अंग्रेजों द्वारा बहादुरी से मुकाबला किया और नवंबर 1781 में पोर्टो-नोवो में हार गए। हालांकि उन्होंने अपने सैनिकों को पुनर्गठित किया और अंग्रेज कमांडर ब्रेथवेट को पकड़ते हुए अंग्रेजों पर
काबू पा लिया। निष्कर्ष, मैंगलोर की संधि 1782 और निर्णायक युद्ध। मैंगलोर संधि पर 7 दिसंबर 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे और हैदर अली ने कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। अब उसके बेटे टीपू सुल्तान ने बिना किसी सफलता के पूरे 1 साल तक लड़ाई जारी रखी। दोनों पक्षों ने अपने निरर्थक युद्ध को समाप्त करने और उन क्षेत्रों को वापस करने जिन पर उन्होंने एक दूसरे से कब्जा कर लिया था के लिए मंगलौर की संधि मार्च 1784 पर बातचीत करने का फैसला किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1789 से 1792 था। पृष्ठभूमि, त्रावणकोर पर युद्ध की घोषणा। टीपू और त्रावणकोर राज्य में लड़ाई हुई। कोचीन राज्य में त्रावणकोर ने डच से जलकोटल और कन्नौर का अधिग्रहण किया था। चूँकि कोचीन टीपू का सामंत था, इसलिए उसने त्रावणकोर की कार्रवाई को स्वशासन के अपने अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा। टीपू ने अप्रैल 1790 में अपने अधिकारों को बहाल करने के लिए त्रावणकोर पर एक युद्ध शुरू किया। युद्ध की कार्यप्रणाली। त्रावणकोर के समर्थन में अंग्रेजों ने टीपू पर हमला किया। टीपू ने 1790 में जनरल मिडोज की अंग्रेजी सेना को हराया। कॉर्नवालिस ने 1791 में कमान संभाली और अम्बूर और वेलोर के माध्यम से बेंगलोर 1751 में लिया गया और फिर श्रीरंगपट्टनम तक एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने कोयम्बटूर पर विजय प्राप्त की लेकिन इसे फिर से हार गए। आखिरकार मराठों और निजाम की मदद से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अपना दूसरा हमला शुरू किया। टीपू ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। निष्कर्ष, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस 1792 की संधि की शर्तों के तहत मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र को विजेता को सौंप दिया गया था। अंग्रेजों को बारमहल, डिंडीगुल और मालाबार प्राप्त हुए, जबकि मराठों को तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के जिले प्राप्त हुए और निजाम ने कृष्णा से पेनार तक भूमि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त टीपू को युद्ध में कुल 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को बंधक बना लिया। बदले में युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत और दूसरा आधा हिस्सा किस्तों में देने के लिए सहमत हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि थी 1792 और 1799 के बीच अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। जब 1796 में हिंदू वाडेयार वंश के राजा का निधन हो गया तो टीपू ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को सुल्तान घोषित किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सर जॉन शोर की जगह नए गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। एक उत्साही साम्राज्यवादी होने के नाते वेलेस्ली ने टीपू के स्वायत्त अस्तित्व को खत्म करने का या सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग करके उसे अधीन करने की मांग की, क्योंकि वह फ्रांसीसी के साथ अपने खिलाफ बढ़ते गठबंधन के बारे में चिंतित था। इसलिए टीपू के खिलाफ चार्जशीट में अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना में उनकी भागीदारी का उल्लेख किया गया था, जिसमें निजाम और मराठा शामिल थे, जिन्हें उन्होंने अरब, अफगानिस्तान, काबुल और जमान शाह के साथ साथ आइल ऑफ फ्रांस और वर्साय में भी अनुचित इरादे के दूत भेजे थे। टीपू का स्पष्टीकरण वेलेस्ली को संतुष्ट नहीं किया। युद्ध की कार्यप्रणाली। अंग्रेजों के जनरल स्टुअर्ट और भारत के जनरल हैरिस दोनों ने टीपू पर विजय प्राप्त की। मराठा और निजाम ने एक बार फिर अंग्रेजों की सहायता की। निजाम ने पहले ही सहायक गठबंधन की पुष्टि कर दी थी और मराठों को टीपू की आधी जमीन दी गई थी। टीपू ने बहादुरी से युद्ध में अपनी जान दे दी। श्रीरंगपट्टनम के आत्मसमर्पण ने युद्ध के समापन को चिन्हित किया, जो कि 17 अप्रैल 1799 से 4 मई 1799 तक चला। निष्कर्ष निकला कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त हो गया। वेलेस्ली ने मराठों और मैसूर साम्राज्य के सुंडा और हारपोनेली क्षेत्रों की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गुटी और
मक्कोंडा जिलों को निजाम को सौंप दिया गया। कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, दारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय नामक एक मामूली राजकुमार के तहत मौजूदा हिंदू वंश वाडेयार को दिया गया था, जो सहायक गठबंधन के लिए सहमत हुए थे। कुप्रबंधन के कारण विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। हालांकि लॉर्ड रिपन ने 1781 में मूल शासक को सिंहासन लौटा दिया। आंग्ल मराठा संघर्ष पृष्ठभूमि। मराठा साम्राज्य ने राष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और उन क्षेत्रों में से भी शुल्क प्राप्त किए जो सीधे उनके प्रत्यक्ष अधिकार के अधीन नहीं थे। वे 18वीं शताब्दी के मध्य तक लाहौर तक थे। उत्तर भारतीय साम्राज्य पर शासन करने और मुगल दरबार में राजा निर्माताओं के रूप में कार्य करने पर विचार कर रहे थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तेजी से बढ़ती मराठा शक्ति को नियंत्रित करने और कुछ हद तक मराठों के क्षत्रिय गुट को शांत करने के लिए शक्तिशाली मराठा प्रमुखों के एक समूह को संगठित किया, जिसका नेतृत्व सेनापति दाऊदी ने किया था। एक प्रमुख के तहत प्रत्येक उल्लेखनीय परिवार को मराठा संघ प्रणाली के तहत प्रभाव का एक क्षेत्र दिया गया था, जिसे उन्हें तत्कालीन मराठा राजा साहू के नाम पर जीतने और शासन करने की उम्मीद थी। जिन मराठा परिवारों को प्रमुखता मिली उनमें एक था ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, पूना के पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़ शामिल थे। बाजीराव प्रथम से माधवराव प्रथम तक की नेतृत्व में संघ ने अच्छा सहयोग किया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद सब कुछ बदल दिया। पानीपत में हार और बाद में 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु से संघ पर पेशवाओं का प्रभाव खत्म हो गया था। अंग्रेजों के लिए अवसर। मराठों और अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही के बीच राजनीतिक नियंत्रण के लिए 3 लड़ाइयों में भाग लिया, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। इन विवादों को अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों के विभाजित घर के द्वारा लाया गया था, जिसने अंग्रेजी को अपने व्यावसायिक उद्यम की सफलता की उम्मीद थी। बॉम्बे में अंग्रेजों ने एक प्रशासन स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, जैसा कि क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हासिल किया था। इस प्रकार उत्तराधिकार पर असहमति के कारण मराठों के विभाजन ने अंग्रेजों को लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर प्रदान किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। पृष्ठभूमि क्या थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। पृष्ठभूमि 1772 में माधवराव का निधन हो गया और उनके भाई नारायण राव ने छठे पेशवा के रूप में उनकी जगह ली। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने हालांकि अपने भतीजे की हत्या कर दी थी और खुद को नया पेशवा घोषित किया था। भले ही वह वैध उत्तराधिकारी नहीं था, अपने पति के निधन के बाद नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। नवजात बच्चे को सवाई नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है 1 और 1/4, और वह आधिकारिक तौर पर अगला पेशवा था। नवजात शिशु को अगला पेशवा नाम दिया गया था और नाना फडणवीस की कमान वाले 12 मराठा प्रमुखों 12 भाई ने रीजेंट के रूप में उसके लिए शासन करने का प्रयास किया। युद्ध का कारण। सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच नियंत्रण के लिए संघर्ष इस संघर्ष का प्राथमिक कारण था। युद्ध की गतिशीलता। नाना फडणवीस ने माधव राव का समर्थन किया। रघुनाथ राव राघोबा, उन्होंने पिछले पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी। नारायण राव के मरणोपरांत हाल ही में पैदा हुए बेटे माधवराव के खिलाफ पेशवा के रूप में रखे जाने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। नए पेशवा के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाना फडणवीस ने चतुर मराठा प्रमुखों के साथ एक संघ स्थापना की।
अंग्रेजों जिन्होंने एक गुट की ओर से रघुनाथ राव का समर्थन किया, संघर्ष से लाभ उठाने का इरादा किया। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों ने सूरत में एक सौदा किया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से वादा किया कि अगर वे उन्हें पेशवा के रूप में स्थापित करते हैं तो वह सालसेट और बेसिन को सौंप देंगे। सूरत की संधियाँ 1775। रघुनाथ राव सत्ता में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बॉम्बे में अंग्रेजों से मदद मांगी और सूरत में संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिलों के राजस्व के एक हिस्से के साथ सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों को रघुनाथ राव को 2500 सैनिक प्रदान करने थे। पुरंदर की संधि 1776। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि 1775 की निंदा की और कर्नल अपटन को इसे रद्द करने और एक नई संधि पुरंदर की संधि 1776 बनाने के लिए पुणे भेजा, जिसमें रीजेंसी ने रघुनाथ का त्याग किया और उन्हें पेंशन देने का वादा किया। झुलसी पृथ्वी नीति। मराठों ने झुलसी पृथ्वी रणनीति अपनाई, फसलों को नष्ट कर दिया और कुओं को प्रदूषित किया। मराठों ने हमला किया क्योंकि अंग्रेज तालेगांव में सेवानिवृत्त होने वाले थे, जिससे उन्हें वडगांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मराठों ने अंग्रेजी सेना को घेर लिया और भोजन और पानी तक इसकी पहुंच को काट दिया। वडगांव की संधि। जनवरी 1779 में मध्य तक अंग्रेजों ने हार मान ली थी और वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके लिए बॉम्बे प्रशासन को 1775 के बाद से जीती गई सभी भूमि को सौंपने की आवश्यकता थी। सालबाई की संधि जो 1782 में हुई थी। सालबाई संधि के अनुसार यथास्थिति को बरकरार रखा गया था। इस सौदे के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 20 साल की मराठा शांति का आनंद लिया। इस अनुबंध ने हैदर अली से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए मैसूर पर दबाव डालने के लिए मराठों का उपयोग करने में अंग्रेजों की सहायता की। सालबाई की संधि के प्रमुख खंड इस प्रकार थे। अंग्रेजों को सालसेट मिला। मराठों को पुरंदर की संधि जो 1776 के बाद से प्राप्त सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए, जिसमें बेसिन भी शामिल है। रघुनाथ राव को अंग्रेजों से और सहायता नहीं मिलनी चाहिए और पेशवा को उन्हें भरण पोषण वजीफा प्रदान करना चाहिए। किसी अन्य यूरोपीय देश को पेशवा से समर्थन नहीं मिलना चाहिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। पृष्ठभूमि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पहले के समान परिस्थितियों में शुरू हुआ। 1795 में पेशवा माधवराव नारायण की आत्महत्या करने के बाद रघुनाथ राव के बेकार बेटे बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गए। बाजीराव द्वितीय के कट्टर दुश्मन नाना फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मराठों के बीच असंतोष ने अंग्रेजों को मराठा मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु ने अंग्रेजों को एक अतिरिक्त लाभ दिया। युद्ध का कारण क्या था? महादाजी सिंधिया के उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया को और यशवंतराव होलकर ने मराठा राजनीति के नियंत्रण के लिए संघर्ष किए। होलकर पूना से कुछ पीछे तक पहुंच गए। 31 दिसंबर 1802 को बाजी राव द्वितीय बेसिन में पीछे हट गए और अंग्रेजों के साथ एक द्वितीय गठबंधन बनाया। मराठा नेतृत्व के अन्य लोगों ने इसे अस्वीकार्य पाया, इसलिए वे अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई चाहते थे। नतीजतन 1803 में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की कार्यप्रणाली सिंधिया, होलकर और भोंसले ने द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में लड़ाई लड़ी। सितंबर 1803 में असाय में और नवंबर 1803 में अरागान में वेलेजली द्वारा सिंधिया और भोंसले के सैनिकों को हरा दिया गया। देवगांव संधि पर रघुजी भोंसले एंड कंपनी ने 17 दिसंबर 1803 को हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को कटक, बालासोर प्रांत और वाडा नदी के पश्चिम में भूमि हस्तांतरित करने पर असहमति व्यक्त की। बाद में अंग्रेजों ने अंततः अलीगढ़ और लसवार में सिंधिया सेना को नष्ट कर दिया। भारत और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव संधि को 30 दिसंबर 1803 को अंतिम रूप दिया गया था।
इस संधि के अनुसार सिंधिया ने बुंदेलखंड, अहमदनगर, गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि और भरूच के कुछ हिस्सों को छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की। बुरहानपुर की संधि, जो दिनांक 17 फरवरी 1804 को हुई थी, के बाद सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ एक द्वितीय गठबंधन बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। होलकर ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई जारी रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष के द्वारा विस्तार की महंगी और कम लाभदायक रणनीति को समझने लगी। कारोबार का कर्ज बढ़ गया। वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया। 24 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट संधि के अनुसार कंपनी और होलकर ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यशवंतराव होलकर ने इस समझौते के हिस्से के रूप में बूंदी हिल के उत्तर में से किसी भी अधिकार को छोड़ने का वादा किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने मेवाड़ और मालवा में होलकर की संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। राजपुर घाट संधि के साथ दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया। निष्कर्ष क्या हुआ? भयभीत बाजीराव द्वितीय बेसिन भाग गया, जहां 31 दिसंबर 1802 को उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया। बेसिन की संधि का महत्व। भले ही बहुत कम राजनीतिक प्रभाव वाले पेशवा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, फिर भी अंग्रेजों को इससे बहुत फायदा हुआ। मराठा क्षेत्र में अनिश्चित काल तक तैनात अंग्रेजी सैनिकों को बनाए रखना रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक फायदेमंद था। कंपनी के पास पहले से ही लखनऊ, हैदराबाद और मैसूर में सैनिक तैनात थी। सूची में पूना में शामिल होने का मतलब था कि कंपनी की सेनाएं अब अधिक समान रूप से वितरित की गई थी और उन्हें किसी भी स्थान पर जल्दी से भेजा जा सकता था। यद्यपि बेसिन की संधि के द्वारा कंपनी को भारत तुरंत नहीं दिया गया था, यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और कंपनी अब अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संधि ने अंग्रेजों को भारत की चाबी दी, जिसे अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन समझ में आता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 19 में हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी योजना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साम्राज्यवादी तरीके से ब्रिटिश सर्वोपरिता को लागू करने की योजना बनाई। चीन में व्यापार पर ईस्ट इंडिया व्यापार का एक अधिकार चाय को छोड़कर 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भंग कर दिया गया था। इसलिए कंपनी को नए बाजारों की आवश्यकता थी। पिंडारी लूट। पिंडारी को बनाने वाली कई जातियां और वर्ग मराठा सेनाओं में भाड़े के सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। मराठों के सत्ता से बाहर होने पर पिंडारी को नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। उन्हें परिणाम स्वरूप पड़ोसी क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया था, जिसे कंपनी भी शामिल थी। मराठों पर अंग्रेजों ने पिंडारियों को शरण देने का आरोप लगाया था। जो दो प्रमुख पिंडारी कमांडरों अमीर खान और करीम खान ने आत्मसमर्पण किया, जबकि चित्तू खान झाड़ी से भाग गया। युद्ध का कारण। मराठा संघ को एक बार फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के पिंडारियों के खिलाफ अभियानों के द्वारा एक साथ लाया गया था, जिसे मराठा के अधिकार पर उल्लंघन के रूप में देखा गया था। 1817 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ मराठा प्रमुखों को एकजुट करके पश्चातापी बाजीराव द्वितीय ने एक अंतिम प्रयास किया। युद्ध का मार्ग। नवंबर 1817 में पेशवा के सैनिक, जो तब भोंसले और होलकर के थे, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन सिंधिया निष्पक्ष रहे। नवंबर 1817 में पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। हालांकि मराठा सरदार हार गया। खिड़की से पेशवा को पराजित किया गया। सीताबुर्डी हिल्स में नागपुर के अप्पा साहिब को और महिदपुर में मल्हार राव होलकर को पराजित किया।
5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस अनुबंध के कारण तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान सिंधिया एक दर्शक बनकर रह गए थे। 6 जनवरी 1818 को मल्हार राव होलकर ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा को पदच्युत कर जेल में डाल दिया गया। कानपुर के पास बिठूर में उन्हें रवाना किया गया। उनकी सारी जमीन अंग्रेजों ने ले ली थी। मराठों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने पेशवा की संपत्ति पर सतारा राज की स्थापना की। इस संघर्ष के बाद मराठा नेता अंग्रेजों की मर्जी पर थे। युद्ध का समापन पेशवा को खिरकी में, भोंसले को सीताबोल्डी में और होलकर को महीदपुर में हार का सामना करना पड़ा। कुछ महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे जून 1817 पेशवा के साथ पूना की संधि, नवंबर 1817 ग्वालियर की सिंधिया के साथ संधि, जनवरी 1818 होलकर के साथ मंदसौर की संधि। जून 1818 में पेशवा ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा संघ को भंग कर दिया गया। पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। मराठा की हार का कारण, नेतृत्व में कमी। मराठा राज्य का तानाशाही चरित्र था। राज्य में मामलों को राज्य के प्रमुख में व्यक्तित्व और चरित्र में बहुत प्रभावित गया था। हालांकि निम्नलिखित मराठा नेता बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, अफसोस की बात है, बेकार और अहंकारी थे, जिनका एल्फिंस्टन, जॉन मैल्कम और आर्थर वेलेस्ली जैसे अंग्रेजी अधिकारियों का कोई मुकाबला नहीं था। मराठा राज की दोषपूर्ण प्रकृति। मराठा राज की आबादी में एकता की भावना बहुत नाजुक थी, क्योंकि यह जैविक के बजाय निर्मित और आकस्मिक था। शिवाजी के समय से समुदाय को बढ़ाने, शिक्षा का प्रसार करने या आबादी के एक साथ लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन ने मराठा राज के विकास की नींव के रूप में कार्य किया। कमजोर राजनीतिक व्यवस्था। छत्रपति और बाद में पेशवा के तहत मराठा साम्राज्य एक कमजोर संघ था। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले जैसे मजबूत प्रमुखों ने पेशवा के शासन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपने लिए अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। अकुशल सैनिक प्रणाली। मराठा विफलताओं का एक बड़ा हिस्सा विभाजित प्राधिकरण की केंद्र प्रसारक प्रवृत्तियों के कारण हुआ था। मराठा सेनाओं को अंतर सैन्य विश्वासघात के द्वारा कमजोर बना दिया गया था। मराठों के द्वारा समकालीन सैन्य तरीकों को अपनाना अपर्याप्त साबित हुआ। मराठों ने तोपखानों की महत्वपूर्ण आवश्यकता की अवहेलना की। आर्टिलरी विभाग बनाने के बावजूद पूना सरकार को काम करने में मुश्किल हुई। अस्थिर आर्थिक नीति। अस्थिर आर्थिक नीति क्या थी? मराठा नेतृत्व समय की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक रणनीति विकसित करने में असमर्थ था। विदेशी व्यापार के लिए कोई नया उद्योग या अवसर नहीं उभरा, इसलिए एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली मराठा अर्थव्यवस्था के द्वारा समर्थित नहीं थी। उच्च ब्रिटिश कूटनीति। सहयोगी जीतने और कूटनीति के माध्यम से विरोधी को अलग थलग करने में अंग्रेज श्रेष्ठ थे। मराठा प्रमुखों के विभाजन के द्वारा अंग्रेजों का काम आसान कर दिया गया था। अंग्रेज अपने राजनयिक प्रभुत्व के कारण लक्ष्य के खिलाफ तेजी से हमला शुरू करने में सक्षम थे। प्रगतिशील अंग्रेजी दृष्टिकोण। पुनर्जागरण की ताकतों ने अंग्रेजों को पुनर्जीवित किया और उन्हें चर्च के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। वे वैज्ञानिक खोजों, लंबे महासागर अभियानों और कॉलोनी अधिग्रहण पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। दूसरी ओर भारतीयों ने पुराने विचारों और हठधर्मिता को पकड़ना जारी रखा, जो मध्ययुगीनवाद का एक उत्पाद थे। राज्य के नियमित कामकाज पर मराठा नेताओं ने बहुत कम ध्यान दिया। सिंध का विलय। पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान सिंध पर हमला करने की योजना बना रहे थे।
1799 में सिंध के साथ व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित करने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों का गुप्त लक्ष्य टीपू सुल्तान और काबुल के शासक शाह जमा के साथ फ्रांसीसी गठबंधन को विफल करना था। फतह अली खान के साथ बातचीत के लिए दरवाज़ा खोला गया, लेकिन अक्टूबर 1800 में अमीर ने टीपू सुल्तान, स्थानीय व्यापारियों और हैदराबाद सिंध में ब्रिटिश विरोधी समूह से आदेश प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश एजेंट को सिंध छोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी। ब्रिटिश एजेंट क्रो के सिंध छोड़ने को कंपनी ने चुपचाप अपना अपमान माना। शाश्वत मित्रता की संधि 1807। नेपोलियन बोनापार्ट जून 1807 में तिलसित अलेक्जेंडर प्रथम के रूसी गठबंधन में शामिल हो गए। गठबंधन के लिए आवश्यकताओं में से एक भूमि पर भारत का संयुक्त आक्रमण था। ब्रिटिश भारत और रूस के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। लॉर्ड मिंटो ने ऐसा करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए 3 प्रतिमंडल भेजे, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अलग प्रसिद्ध व्यक्ति ने किया। चर्चा के बाद अमीरों ने अंग्रेजों के साथ अपने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने फ्रांसीसी को सिंध से बाहर रखने और अपने अटूट स्नेह का दावा करने के बाद एक दूसरे की अदालतों में एजेंटों का आदान प्रदान करने का संकल्प लिया। 1838 की त्रिपक्षीय संधि। कंपनी ने अफगान समस्या को हल करने के लिए धोखे का अधिक इस्तेमाल किया, जैसा कि अंग्रेजों ने माना। सबसे पहले उन्होंने रणजीत सिंह को जून 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें अंग्रेजों को अमीरों के साथ किसी भी संघर्ष की मध्यस्थता करने का वचन दिया गया। इसके बाद उन्होंने सम्राट शाह शुजा को अवैतनिक पैसे के भुगतान के बदले सिंध पर अपनी संप्रभुता सौंपने के लिए मजबूर किया। राजहरण की प्रक्रिया। जब डेरा गाजी खान के बलूची कबायलियों ने सिंध पर नियंत्रण कर लिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश तालपुर यानी लघारी जनजाति की एक शाखा है। लघारी और निजामनी, मुरी और गोपांग जनजातियों के बलूच आदिवासी थे। अंग्रेजों का आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में कराची में पहली बार प्रांत में प्रवेश किया। 4 साल बाद मियानी और दुबा में कंपनी की जीत के बाद प्रांत का अधिकांश हिस्सा इसके प्रभुत्व में जोड़ा गया, खैरपुर राज्य को छोड़कर। अंग्रेजों को सहायता। खैरपुर के मीर चंडियों ट्राइब्समैन, खोसा ट्राइब्समैन, सिंध से एक हिंदू सरकार के मंत्री और कई और व्यक्तियों ने सिंध पर कब्जा करने में अंग्रेजों की सहायता की। सिंध ने सहायक गठबंधन 1839 को स्वीकार किया। कंपनी चाहती थी कि अमीर पैसे का भुगतान करे और 1832 की संधि के प्रावधान को निरस्त करने के लिए सहमत हो, जो सिंध की नदियों के माध्यम से या भूमि पर अंग्रेजी सैनिकों की गतियों को प्रतिबंधित करता था। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42। सिंध के अमीरों ने कभी भी पहले एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 को अच्छी तरह से नहीं लिया, जो उनके क्षेत्र में लड़ा गया था। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के वहां तैनात होने की भी सराहना नहीं की। उन्हें संधि की शर्तों के तहत इस सब के लिए भुगतान करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने किया था। उनके प्रयासों के लिए उन्हें मुआवजा या प्रशासन मिलने के बजाय उन पर ब्रिटिश सरकार के प्रति दुश्मनी और असंतोष रखने का आरोप लगाया गया। निष्कर्ष। कुछ ही समय के भीतर पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया गया था और अमीरों को बंदी बना दिया गया था और सिंध को निर्वासित कर दिया गया था। 1843 में गवर्नर जनरल एलनब्रो के तहत सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका पहला गवर्नर बनाया गया। पंजाब का विलय। रणजीत सिंह के साथ संधि। संभावित संयुक्त फ्रांस रूसी आक्रमण। भूमि मार्ग के माध्यम से भारत पर संयुक्त फ्रांस रूसी आक्रमण की संभावना ने अंग्रेजों को भविष्य के परिदृश्यों के बारे में चिंतित कर दिया था। लॉर्ड मिंटो ने 1807 में चार्ल्स मेटकॉफ को लाहौर भेजा, इस शर्त पर कि
सिख अफगान युद्ध की स्थिति में अंग्रेज अपनी तटस्थता बनाए रखेंगे और रणजीत सिंह को मालवा क्षेत्रों सहित पूरे पंजाब के संप्रभु के रूप में मान्यता देंगे। रणजीत सिंह ने मेटकॉफ के आक्रमण और रक्षात्मक गठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की पेशकश की। हालांकि बातचीत विफल रही। अमृतसर की संधि सतलज नदी को अपने क्षेत्र और कंपनी के बीच की सीमा के रूप में अपनाकर इसने रणजीत सिंह को पूरे सिख राष्ट्र पर अपने शासन का विस्तार करने के अपने सबसे पसंदीदा लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करने से रोक दिया। 1809 और 1839 के बीच कंपनी के साथ राजा रणजीत सिंह की बातचीत ने कंपनी की नाजुक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अपनी अनिश्चित स्थिति से अवगत होने के बावजूद उन्होंने शक्ति संतुलन बनाए रखने या अन्य भारतीय राजाओं के साथ गठबंधन बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब जून 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया तो साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। पृष्ठभूमि क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने कि 1801 से 1839 तक पंजाब पर शासन किया, वे वहां सिख राज्य को एक दुर्जन्य शक्ति में बदल दिया था। हालांकि उनकी मृत्यु के 6 साल के बाद उथल पुथल और हत्याओं की एक श्रृंखला के शासन ध्वस्त हो गया। 1843 में सम्राट बने रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा एक लड़का था। उनकी मां को रानी रिजेंट नाम दिया गया था। सेना जो पांचों या सैन्य परिषदों के द्वारा शासित थी के पास वास्तविक अधिकार था। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को अपनी भूमि के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने की सिखों की अनिच्छा ने पहले से ही अंग्रेजों 1838 से 42 के साथ संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया था। युद्ध की कार्यप्रणाली। सिखों ने ब्रिटिश हमले को रोकने की आड़ में ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने का फैसला करने के बाद दिसंबर 1845 में सतलज नदी को पार किया। मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल और सूबा सरहान की 4 घातक और कठिन लड़ाइयों में वे हार गए। सिख सेना को 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवार सेना को समर्पण के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजों ने सतलज के पूर्व में और ब्यास नदी के बीच सिख क्षेत्र का अधिग्रहण किया। कश्मीर और जम्मू को भी हटा दिया गया। ब्रिटिश सेनाओं के साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में तैयार हुआ। समाप्ति। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 8 मार्च 1846 को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भैरोवाल की संधि, जो कि दिसंबर 1846 में हुई थी। कश्मीर समस्या के संबंध में सिखों ने विद्रोह किया क्योंकि वे लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे। इस संधि की शर्तों ने रानी जिंद को रीजेंट के रूप में हटाने और पंजाब के लिए रीजेंसी की एक परिषद की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने प्रसिद्ध की अध्यक्षता की, जो कि 8 सिख सरदारों से बना था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849। अप्रैल 1848 में मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह के बाद दूसरा सिख युद्ध 1848 से 49 हुआ और 14 सितंबर को एक सामान्य विद्रोह में बदल गया, जब सिख सेना ने विद्रोहियों का समर्थन किया। पंजाब के अंतिम विलय से पहले 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई। ये 3 लड़ाइयाँ थी। रामनगर की लड़ाई, कंपनी के कमांडर इन चीफ सर ह्यू गॉफ के नेतृत्व में। चिलियावाला की लड़ाई जनवरी 1849 में। गुजरात की लड़ाई, गुजरात झेलम नदी के तट पर एक छोटा सा शहर है, 21 फरवरी 1849 को। निष्कर्ष क्या हुआ इस द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध का? तो सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया और उनके अफगान सहयोगियों को भारत से खदेड़ दिया गया। 12 मार्च को सिख सेना हार गई और बाद में पंजाब पर विजय प्राप्त की गई। अल रआफ डलहौजी को उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश संसद से धन्यवाद मिला और मार्क विस के पद पर सहकर्मी के रूप में पदोन्नत किया गया। लॉरेंस भाइयों हेनरी और जॉन और चार्ल्स मैनसेल ने एक 3 व्यक्ति
बोर्ड पंजाब पर शासन करने के लिए स्थापित किया गया था। 1853 में बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और पंजाब को एक मुख्य आयुक्त को दिया गया था। प्रारंभ में जॉन लॉरेंस ने मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य किया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के क्षेत्र में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य ने उन्हें भारत की सीमा से लगे देशों के साथ युद्ध में प्रेरित किया। एंग्लो भूटान संबंध। असम और बंगाल से सटे क्षेत्रों में भूटानी हमला। अंग्रेजों ने 1820 में असम पर कब्जा करने के बाद एक पहाड़ी राज्य भूटान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। अंग्रेजों ने असम और बंगाल के पड़ोसी क्षेत्रों में भूटानियों के द्वारा लगातार हमलों के साथ 1863 से 64 में एलिंगन के दूत के साथ किए गए खराब व्यवहार और उन पर लगाई गई संधि के परिणाम स्वरूप असम की ओर जाने वाले दरों पर कब्जा कर लिया। दुआर युद्ध और सिंचुला की संधि। एंग्लो भूटान युद्ध में, जिसे कि दुआर संधि युद्ध भी कहा जाता है, भूटानी सेना को हरा दिया गया। शांति सिंचुला की संधि द्वारा स्थापित की गई थी, जिस पर 11 नवंबर 1865 को हस्ताक्षर किए गए थे। भूटान ने 50,000 रुपये देवनाथ के वार्षिक वजीफे के बदले असम दुआर और बंगाल दुआर के कुछ हिस्सों के साथ साथ देवनागरी के लगभग 80,000 किलोमीटर पर ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र हो गया। एंग्लो नेपाल संबंध। गोरखाओं का बढ़ता प्रभाव। पहाड़ों से परे गोरखाओं ने अपने प्रभाव क्षेत्र पर विस्तार करना शुरू कर दिया। उत्तर में चीनियों की मजबूत रक्षा के कारण उन्हें दक्षिण में विस्तार करना आसान लगा। गोरखपुर को 1801 में अंग्रेजों के द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिससे कंपनी और गोरखाओं की सीमाएं एक साथ आ गई। निष्कर्ष। जब गोरखाओं ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में बुटवाल और स्वराज को ले लिया तो संघर्ष शुरू हो गया। 1813 से 23 संगौली की संधि, जो अंग्रेजों के द्वारा पक्ष लेती थी, ने 1816 में संघर्ष को समाप्त कर दिया। संधि की शर्तों का पालन करते हुए नेपाल ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार कर लिया। नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों को त्याग दिया, तराई पर अपना दावा छोड़ दिया और सिक्किम से पीछे हट गया। अंग्रेजों ने इस समझौते से कई लाभ प्राप्त किए, जिसमें हिमालय में अपने साम्राज्य का विस्तार, मध्य एशिया के साथ व्यापार के अवसरों में सुधार, शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पहाड़ी रिसोर्ट के लिए स्थानों का अधिग्रहण शामिल था। ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा रंगरूटों की एक बड़ी आमद। एंग्लो बर्मा संबंध। 3 एंग्लो बर्मी युद्ध और 1885 में ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय अंग्रेजों की विस्तारवादी इच्छाओं का परिणाम था, जो बर्मा के वन संसाधनों के आकर्षण, ब्रिटिश सामानों के लिए वहां के बाजार और बर्मा और शेष दक्षिण पूर्व एशिया के फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को रोकने की आवश्यकता से प्रेरित थे। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26। यह युद्ध जो था 1826 में यानड्यूब की संधि के साथ समाप्त हुआ। यानड्यूब की संधि ने मुख्य रूप से आर्थिक और भौगोलिक समझौते शामिल थे। बर्मा समझौते के हिस्से के रूप में असम, मणिपुर, अराकान और तेनासेरिम को अंग्रेजों को सौंपने पर सहमत हुए। असम का विलय एक प्रमुख घटना थी, क्योंकि इसने अंग्रेजों को व्यापार और वाणिज्य के लिए अतिरिक्त अवसर दिए। बर्मी लोग अंग्रेजों को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की बड़ी क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हुए। बर्मी इस राशि का पूरा भुगतान करने में असमर्थ थे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा था। संधि में बर्मा और ब्रिटेन के बीच एक वाणिज्यिक समझौता भी निर्धारित किया गया था, जो दोनों देशों को अतिरिक्त व्यावसायिक संभावनाएं प्रदान करता। द्वितीय बर्मा युद्ध, जो कि 1852 में हुआ था। दूसरा संघर्ष लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश वाणिज्यिक जरूरतों के कारण हुआ था। ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के लकड़ी के
संसाधनों को नियंत्रित करना चाहते थे और बर्मी बाजार में अधिक पैठ बनाना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ कि बर्मा के राजा पगन मिन 1846 से 1853 को संघर्ष के परिणाम स्वरूप हटा दिया गया था और उनके सौतेले भाई भिंडन बिन 1853 से 1878 ने उनकी जगह ली। तीसरा बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। बर्मा शासक थीबो और फ्रांस एक सख्त वाणिज्यिक अनुबंध पर सहमत हुए जिसने 1885 में व्यापार की अनुमति दी। अंग्रेज बर्मा में फ्रांस की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करते थे। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश व्यवसायी चिंतित थे बर्मी बाजार पर कब्जा कर लेंगे। उनके फ्रांसीसी और अमेरिकी प्रतिद्वंदी आकर्षक बर्मी बाजार पर कब्जा कर लेंगे। फ्रांसीसी पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। इच्छुक ब्रिटिश सरकार पर रंगून में ब्रिटिश वाणिज्य मंडलों और ब्रिटिश व्यापारियों का दबाव था कि वे ऊपरी बर्मा पर तुरंत कब्जा कर लेंगे। बर्मा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद जो कि 1914 से 18 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों को बर्मा की एक शक्तिशाली गुरिल्ला विरोध के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्रवादी आंदोलन से निपटना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बर्मा में के राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर के काम किया। 1935 में बर्मा और भारत इस संबंध को तोड़ने के लिए अलग हो गए। यू आंग सान के तहत बर्मा का राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भी अधिक उत्कट हो गया। अंततः 4 फरवरी 1948 को बर्मा की स्वतंत्रता हुई। एंग्लो तिब्बती संबंध। पृष्ठभूमि 1815 में कुमाऊं और गढ़वाल पर ब्रिटिश कब्जे के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व तिब्बत के संपर्क में आया। 1861 में अंग्रेजों ने सिक्किम, पंजाब और कश्मीर पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के बाद तिब्बत के साथ सीमा स्थापित करने की योजना बनाई। यंग हस्बैंड अभियान 1904 में मध्य एशिया पर रूसी आक्रमण के कारण भारत के वायसराय 1859 से 1925 लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व साहसी कर्नल सर फ्रांसिस एडवर्ड यंग हस्बैंड 1863 से 1922 ने किया था। ब्रिटिश आक्रमण भी ब्रिटिश हितों को स्थापित करने और भारत, तिब्बत और चीन के बीच आकर्षक व्यापार मार्गों को खोलने का एक औपनिवेशिक प्रयास था। जब ब्रिटेन और चीन ने 1876 में सेफू समझौते पर हस्ताक्षर किए, बर्मा का शोषण करने के लिए ब्रिटिश रियायतों के बदले तिब्बत को व्यापक चीनी राजनीतिक हितों के नियंत्रण में प्रभावी ढंग से रखा, तो ब्रिटिश साम्राज्य और तिब्बत के बीच भविष्य के संघर्ष की जड़ें पहले से ही बन गई। नतीजतन तिब्बती नेतृत्व ने अंग्रेजों के द्वारा उन्हें छोड़ने से व्यथित महसूस किया और किसी भी शर्त को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों को अपने देश में वाणिज्यिक तस्करी को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष अनुमति देगा। तिब्बतियों ने बातचीत में प्रवेश करने के बजाय अहिंसक प्रतिरोध किया। अगस्त 1904 में यंग हस्बैंड ने लहासा में अपना रास्ता बनाया। लहासा की संधि जो कि 1904 में हुई थी, इसका महत्व था कि 1907 के एंग्लो रूसी समझौते ने निर्धारित किया कि दोनों प्रमुख देश चीनी सरकार की मध्यस्थता के बिना तिब्बत के साथ सौदा नहीं करेंगे। इसलिए अंत में केवल चीनी को पूरी स्थिति से लाभ हुआ। हालांकि कर्जन की रणनीति ने तिब्बत में सभी रूसी योजनाओं को विफल कर दिया। एंग्लो अफगान संबंध। पृष्ठभूमि क्या थी? भारत में बढ़ती रूसी शक्ति के परिणाम स्वरूप भारत के लिए फरात नदी द्वारा एक नया मार्ग बनाने की एक अंग्रेजी योजना विफल हो गई, जिसे वहां ब्रिटिश प्रभाव को पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए रूसियों की संभावित आकांक्षाएं अंग्रेजों से संबंधित थी, खासकर तुर्कमानचाई की संधि के बाद। ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी। इस नीति ने सुझाव दिया कि संभावित रूसी हमले के खिलाफ ब्रिटिश भारत की सीमा की
रक्षा के लिए भारत में कंपनी प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा। इस लक्ष्य को या तो पड़ोसी देशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करके या उन्हें पूरी तरह से अपने अधीन कर पूरा किया जाना था। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती की मांग की, लेकिन यह शर्त रखी कि वे पेशावर को सिखों से वापस लेने के उनके प्रयास में सहायता करें। इस मांग को भारत में ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। दोस्त मोहम्मद ने अब फारस और रूस से सहायता मांगी। इसके कारण ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी आगे की रणनीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 1838 में ब्रिटिश, सिख और शाह शुजा ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। युद्ध की कार्यप्रणाली। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 1842 था। दोस्त मोहम्मद ने अपना ध्यान रूस पर केंद्रित कर दिया और ऑकलैंड ने उनकी जगह एक ब्रिटिश अनुकूल शासक शाह शुजा को चुनने का फैसला किया। शाह शुजा, जो कि 1809 में अफगान राजशाही से हटाए जाने के बाद से ब्रिटिश पेशनर के रूप में लुधियाना में रह रहे थे, अंग्रेज उन्हें अफगान साम्राज्य में वापस ले आए। 26 जून 1838 को लाहौर में शाह शुजा, महाराजा रणजीत सिंह और पंजाबी प्रशासन के द्वारा एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों ने शाह शुजा की प्रतिज्ञा के बदले अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने में शाह शुजा का समर्थन करने की पेशकश की, जो ब्रिटिश और पंजाब सरकारों के समझौतों के बिना किसी अन्य राज्य के साथ चर्चा में शामिल नहीं होगा। पेशावर की संधि, जो कि 1855 में हुई थी। ब्रिटिश भारत और काबुल के दोस्त मोहम्मद ने 1855 में एक मैत्री समझौता पेशावर की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गैर हस्तक्षेप की नीति का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 1880 था। लॉर्ड लिटन ने शेर अली को एक अच्छी संधि की पेशकश की, लेकिन अमीर ने अपने दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों ब्रिटिश भारत और रूस से मैत्रीपूर्ण दूरी बनाए रखने का फैसला किया। शेर अली ने बाद में रूसियों को इसी तरह की रियायत देने के बाद काबुल में एक ब्रिटिश दूत को रखने से इनकार कर दिया। जैसे ही रूसियों ने काबुल से अपने दूत को वापस बुलाया, लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का फैसला किया और ब्रिटिश हमले के जवाब में शेर अली पीछे हट गए और शेर अली के बड़े बेटे याकूब खान ने अन्य लोगों के साथ गडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। गडमक की संधि, जो कि मई 1879 में हुई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 1897। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में था। सारागढ़ी अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में की लड़ाई हुई। फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक संचार केंद्र सारागढ़ी गैरिसन संघर्ष का केंद्र था। पश्तून और ओरकजई जनजातियों के 8000 से 10,000 से अधिक सैनिकों के खिलाफ ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिकों ने इस स्थिति का बचाव किया था। विश्व सैन्य इतिहास में सबसे अच्छे अंतिम प्रतिरोध में से एक को सारागढ़ी की लड़ाई को माना जाता है। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध, जो कि 1919 में हुआ था, अफगानिस्तान सहित अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था और रूसी क्रांति 1917 की शुरुआत में ऑटोमन तुर्की सरकार के सहयोग में मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और समर्थन उभरा। देश के नए नेता अमानुल्लाह खान ने रूसी प्रभाव की अनुपस्थिति और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन से अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। मई 1919 में इस बयान के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध को जन्म दिया और जो कि हार में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की गहन मांगों और एक अक्षम अफगान बल से अलग हुई ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच कुछ ही विवाद थे। रावलपिंडी की संधि एक शांति समझौता अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से 1869 और कुशल निष्क्रियता की नीति है।
लॉरेंस की नीति थी कि हम अफगानों को उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए जोड़ देंगे और हम राष्ट्र और उनके शासकों के साथ दोस्ती और सद्भावना की शर्तों पर रहने के लिए तैयार हैं। यह जो प्रथम अफगान युद्ध की विफलताओं के जवाब में था, जो कि अफगान स्वतंत्रता उत्साह, व्यवहारिक सामान्य ज्ञान और सीमांत मुद्दे के गहन ज्ञान के परिणाम स्वरूप आया था। लॉरेंस की रणनीति को 2 शर्तों पर आधारित थी। सीमा पर शांति बाधित नहीं होनी चाहिए और गृह युद्ध में कोई भी उम्मीदवार बाहरी सहायता नहीं मांगेगा। लिटन, जो कि 1876 से 1880 और प्राउड रिजर्व की नीति वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने और प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए उन्होंने गर्भित रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की। किसने? लिटन ने। लिटन का मानना था कि अफगानिस्तान के प्रति नीति में अस्पष्टता को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण रुख के साथ अफगानिस्तान से संपर्क किया। एक फॉरवर्ड पॉलिसी विदेश नीति सिद्धांतों का एक संग्रह है जो कि विशेष क्षेत्रों पर कब्जा करने और विजय प्राप्त करने के इरादे से क्षेत्रीय उद्देश्यों और संघर्षों से निपटता है। लिटन ने अफगानिस्तान में सत्ता को धीरे धीरे खराब और कम करने के लिए इस योजना की सिफारिश की। नतीजतन गंडमक की संधि, जो कि 1879 पर हस्ताक्षर किए गए, और दूसरा अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 1880 शुरू हुआ। डूरंड लाइन, ब्रिटिश और NWFP। यह रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच 19वीं शताब्दी के महान खेल का अवशेष है, जिसमें ढड़कर अंग्रेजों ने पूरब में रूसी विस्तारवाद के खिलाफ एक बफर के रूप में अफगानिस्तान का शोषण किया। उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश सरकारी सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड ने 1893 में डुरंड रेखा को परिभाषित करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।